वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। जो अपना एमसीक्यूज अभी स्टार्ट हुआ है उसके हम सेकेंड वीडियो के साथ हैं। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने बात किया था एकदम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। आज हम अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट्स हैं, राइट, एजम्पशंस है, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर के आए हैं सिर्फ आपके लिए, जो कि हर एक एग्जामिनेशन में सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपके बेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस। कह रहा है कि सेपरेट एंटिटी जो होता है, यानी कि जहाँ पर हम ये मानते हैं कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग है, यानी कि जो बिजनेस का काम है, जो बिजनेस का पैसा है वो बिजनेस के लिए है और जो ऑनर का पैसा है वो ऑनर के लिए है। ये किस किस बिजनेस में अप्लाई होता है? तो चूंकि अकाउंटिंग कहता है कि ये सारे बिजनेस में अप्लाई होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, कॉरपोरेट हो, पार्टनरशिप हो, यानी कि ऑनर का पैसा, उसके घर का पैसा उसका होगा, लेकिन जो बिजनेस में लगा हुआ है वो हमेशा बिजनेस का कहलाएगा। इसी कंसेप्ट के आधार पे हम दो वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं। वन इज़ कॉल्ड कैपिटल, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कैपिटल, और दूसरा ड्राइंग। ये दोनों वर्ड हम उसी बेसिस पे यूज़ करते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल उस पैसे को दिखाता है जो बिजनेस में है और ऑनर ने दिया है, और ड्राइंग अगर ऑनर ने पैसा ले रखा है बिजनेस से, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following financial statement shows the financial position of a business at a specific date? देखिए, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, जिसका इसमें जिक्र हुआ है, और एक हमारा ये स्टेटमेंट होता है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं। तो चूंकि जब बात करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन का, तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि पिछले एक साल में या एक स्पेशल डेट पे अभी उसकी पोजीशन क्या है, यानी कि पहले से बेहतर है, बुरा है, ठीक। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग चीज़ है, बट पोजीशन यानी कि एक्चुअल उसने एक साल में क्या किया है। प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा क्या उसने एसेट्स खरीद लिए, एसेट्स बेच दिए, या फिर लायबिलिटी बढ़ा लिया या लायबिलिटी घटा लिया, तो उस पोजीशन की बात करते हैं। तो ये पोजीशन जो होता है वो हमेशा कौन हमारा दिखाता है? तो दैट इज़ बैलेंस शीट। और अगर हम बात करें कि ये प्रॉफिट लॉस जो है वो हमारा इनकम स्टेटमेंट शो करता है कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें क्या तैयार करना पड़ता है? दैट इज बैलेंस शीट। सो द करेक्ट आंसर इज बैलेंस शीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, depreciation is charged on fixed assets to comply with which of the following accounting principle? कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं, राइट, फिक्स एसेट पे, आखिर वो किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मानता है और किसके आधार पे चल रहा है। देखिए, इसमें ध्यान ये देना है कि डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं किसी एसेट के ऊपर, तो वो एसेट हमारा खरीदा हुआ होता है किसी एक निश्चित वर्ष में। सपोज कि 2010 में हमने एक एसेट खरीदा और उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हम 11 में भी लगाते हैं, 12 में भी चार्ज करते हैं, 13 में भी चार्ज करते हैं, जब तक उसकी लाइफ है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्सपेंस तो हमारा पहले हुआ, बट अभी हम वो एक्सपेंस क्यों दिखा रहे हैं? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। तो आखिर ये कौन सा प्रिंसिपल है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमें ये चीज़ बताता है? तो दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि आपने जितना एक्सपेंस किया है, राइट, और उससे जो आप अर्न कर रहे हैं, यानी कि मशीन जो हमने खरीदा, जो एसेट खरीदा, उससे आज हम पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो उससे हमें मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि आप ये दिखाइए कि ये जो अभी अर्न किए हैं वो किस एक्सपेंस के आधार पे। 10 में हमने मशीन खरीदा था, लेकिन वो खर्च किया हुआ पैसा आज भी हमको अर्निंग दे रहा है।
तो इस आधार पे हम मैचिंग कंसेप्ट के आधार पे ही हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि इस एसेट ने अब इस साल इतना पैसा हमको कमा के दिया, इस एसेट की इस साल की इतनी वैल्यू है। सो द करेक्ट आंसर इज मैचिंग कंसेप्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स अज्यूम्स दैट, कहता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो क्या मानता है, एजम्पशन है, क्या एजम्पशन लेता है, क्या मानता है, उसकी क्या मान के चलता है। तो इसका आंसर होगा कि आंसर देखते हैं पहले कौन कौन सा है। द एंटिटी कंटिन्यू रनिंग और फॉरएवर फ्यूचर, यानी कि रनिंग अंटिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड एंटिटी विल क्लोज इट्स ऑपरेशन इन 10 years, द एंटिटी कैन नॉट बी लिक्विडेटेड। 4 ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन है कि ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये फ्यूचर में चलेगा, कोई फ्यूचर का इसका आगे आने वाले किसी टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं। सेकेंड ऑप्शन है कि चलेगा जब तक अकाउंटिंग पीरियड है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि 10 साल में ख़त्म होगा। और एक फोर्थ है कि एंटिटी कभी ख़त्म ही नहीं होगी, कैन नॉट बी लिक्विडेटेड। इवन अगर हम चाह करके भी उसको नहीं ख़त्म कर सकते, ऐसा नहीं है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जो भी बिजनेस हमें स्टार्ट करते हैं वो हमारा कंटिन्यू रन करेगा, राइट, वो कंटिन्यू रन करेगा। यानी कि हम उसको नियर फ्यूचर में भी क्लोज नहीं करते हैं और ना ही ऐसा है कि वो कभी लिक्विडेटेड ना हो, यानी कि वो ख़त्म ना हो। एक चीज़ सोचिए कि अगर कोई बैंक आपके बिजनेस के नाम पे लोन दे रहा है तो वो 20 साल का लोन क्यों दे रहा है? क्योंकि यही कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये एज्यूम करवाता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। इसीलिए कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको हेल्प करती है आगे कई सालों के लिए। आप इंडस्ट्रियल एरिया के अगर मार्केटिंग को देखेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए जो है लोन दिया जाता है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पे कि बिजनेस विल बी कंटिन्यू फॉर द future, in the future. Now the next is the revenue recognition principle dictates that all types of income should be recorded or recognized, right? revenue recognition principle ये बोलता है कि पूछ रहा है कि किस टाइप के इनकम को वो रिकॉर्ड करता है और कब करता है। तो कैश इज रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल पे हम बात करेंगे। तो कैश जो रिसिप्ट होता है उसको तो हम करते ही हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के एंड में जो है वो उसका भी करते हैं। व्हेन दे आर अर्नड, जब वो हम अर्न कर चुके हैं, एंड व्हेन इंटरेस्ट इज पेड। देखिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक आप किसी भी चीज़ का रेवेन्यू अर्न नहीं कर लेते हैं, यानी कि फ्यूचर में होने वाला रेवेन्यू है, हम उससे बात नहीं करेंगे जब तक हम अर्न ना कर लें। इवन दे आर नॉट रिसिप्ट, चाहे हमको मिला हो पैसा या ना मिला हो, लेकिन अगर हमने अर्न कर लिया है तो यही रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का प्रिंसिपल बोलता है कि आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। सो व्हेन दे आर अर्नड वी कैन रिकॉर्ड देम। जैसे कि आपने एकदम बेसिक में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एंट्री है जिसमें सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ है तो आप उसकी एंट्री नहीं किए होंगे, आपने लिखा होगा नो एंट्री। ये क्यों होता है? क्योंकि आप ये वहाँ दिखाते हैं कि जब तक, यही कंसेप्ट, यही रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल बताता है, यही प्रिंसिपल बता रहा है कि जब तक आपने अर्न नहीं किया आप उसको नहीं लिखेंगे। सो व्हेन वी अर्न, इवन वी हैव रिसीव्ड मनी और नॉट, वी हैव टू राइट, ओके, देन ओनली वी कैन रिकॉर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द एलोकेशन ऑफ ऑनर्स प्राइवेट एक्सपेंसेस टू हिज और हर बिजनेस वायलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। देखिए एलोकेशन ऑफ ऑनर्स प्राइवेट एक्सपेंस को, ऑनर का जो प्राइवेट एक्सपेंसेस होता है जो कि बिजनेस में से लेते हैं, वो किस चीज़ के आधार पे जो है अलग किया गया है, क्यों वो अलग है। तो अभी हमने जस्ट देखा है कि सेपरेट बिजनेस
एंटिटी कंसेप्ट, इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं और सेपरेट। यही वजह है कि हम बिजनेस मैन के पैसे को अलग मान लेते हैं, हम उसको अलग से एलोकेट करते हैं, राइट। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम्स दैट द एंटिटी कनिंग फॉर द फॉरेसिबल फ्यूचर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिपीट हो गया, आई एम सॉरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is American companies prepare their financial statement in dollars, whereas Japanese companies produce financial statement in yen. This is an example. Now, it is a very important question कि सपोज अमेरिका में जो बन रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो डॉलर में हो रहा है, जापान में येन में, इंडिया में रुपीज़ में, ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं हर कंट्रीज़ में। फिर हम उसको कंपेयर भी कर पाते हैं, एक दूसरे से हमारा जो है सो कंपटीशन भी होता है। ये किस बेसिस पे हो जाता है? क्योंकि उनके पैसे का वैल्यू हमारे पैसे का वैल्यू अलग है। तो आखिर हम क्यों अलग अलग डॉलर्स में, येन में, रुपीज़ में कर पाते हैं? ये कौन सा कंसेप्ट इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है? तो वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसको एक अलग इस नाम से भी बोलते हैं, दैट इज यूनिट ऑफ मनी मेजरमेंट। जब तक हम किसी भी चीज़ को पैसे में नहीं अगर हम कर सकते, आपने ये पढ़ा होगा कि जब तक कभी हम पैसे में अगर उसको नहीं मेज़र कर सकते हैं, तो पैसा मीन्स व्हाट, पैसा चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, फिर हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसकी वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से मॉनिटर करेंगे या फिर उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर वो किसी भी मनी के में मेज़र हो पा रहा है ट्रांजेक्शन, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट कंसेप्ट। दूसरा इसका नाम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आइए देखते हैं। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था पीछे, जहाँ पर था कि किससे हम पोजीशन निकाल सकते हैं किसी भी बिजनेस का। तो पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास जो था दैट वाज बैलेंस शीट। बट एक इनकम स्टेटमेंट होता है जहाँ से हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता कर सकते हैं। और इनकम स्टेटमेंट में आप जानते हैं कि दो स्टेटमेंट तैयार होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। सॉरी, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही दोनों है जहाँ से हम नेट प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो इट विल आंसर विल बी इनकम स्टेटमेंट। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ आप लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें से ये क्वेश्चन आपके लिए एक हमारी तरफ से क्वेश्चन है जिसे आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही बेसिक है, तो आप ट्राई करना कि एक भी आंसर किसी का भी गलत ना हो कमेंट में, ठीक है। हम आपके आंसर का वेट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय चैनल कॉमर्स दादा। आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर कोई भी स्पेशल रिकमेंडेशन है आप लोग का तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।